Hello everyone, myself Natwar Singh, currently first year MBBS student at एम्स जोधपुर। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैंने नीट की प्रिपरेशन किस तरीके से की। मैं आपको बता दूं कि मैंने 12th के बाद 3 ड्रॉप्स लिए नीट क्रैक करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पहले के 2 अटेम्प्ट्स में मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इसके क्या रीजंस थे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो मेरी जर्नी की स्टार्टिंग होती है जयपुर से। मेरा 12th फिनिश होने के बाद मैंने एलन कोचिंग को ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने नीट की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। नीट की प्रिपरेशन एलन में शुरू करने के 3 मंथ बाद मेरे को ये ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इस ऑफलाइन कोचिंग में मैं पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था मेरे को और मैं इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन सहन नहीं कर पा रहा था और मैं ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था। इसके परिणाम स्वरूप मैंने क्या किया कि 3 महीने कोचिंग जाके मैंने कोचिंग जाना बंद कर दिया एंड केवल मॉक टेस्ट देने जाता था और हॉस्टल में रह के ही अपनी नीट की जितनी भी पढ़ाई थी उसे करता था। अब सवाल ये उठता है कि जब कोचिंग बंद कर दी तो पढ़ाई कहाँ से कर रहा था मैं। तो मैं आपको बताऊं कि कोचिंग छोड़ने के बाद मेरा सिलेबस तो लगभग हुआ ही नहीं था, 4-5 चैप्टर ही सही से हुए थे। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि कोई ऐसा सोर्स मिल जाए जहाँ से मैं मेरे नीट की पढ़ाई कर सकूं, और सर्च करते हुए ही मुझे अलग पांडे सर के वीडियो लेक्चर्स मिले यूट्यूब पे फिजिक्स के। तो मैंने सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्टिंग की थी एंड देन मैंने जब उसको ज़्यादा देखा तो मेरे को ये पता चला कि अलग पांडे सर केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स भी बनाते हैं। तो मैंने केमिस्ट्री भी उनसे पढ़ना स्टार्ट किया। इस तरीके से जैसे ही साल ख़त्म होने वाला था, नीट 2019 पास आ रहा था, मेरे कुछ चैप्टर हो गए थे 11th के। 12th मेरा पूरा बचा हुआ था। 12th में मैंने कुछ गिने चुने चैप्टर्स ही पढ़े थे, वो भी केमिस्ट्री में ओनली, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेटलर्जी, ये कुछ चैप्टर्स मैंने लर्न करने की कोशिश की थी, लेकिन 100% मेरे को उस टाइम गेन नहीं हो पाया था। एंड फाइनली जाके नीट में जितना भी मैं कर सका मैंने पूरी कोशिश की। जब मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया तब मैंने देखा कि मेरे मार्क्स आ रहे 458 आउट ऑफ 720, और इससे जायज़ सी बात थी कि मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन तो नहीं हो रहा था। उसके बाद मेरी फैमिली को जब मैंने बताया कि मेरे 450 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 720, उन्होंने मेरे को कहा कि ये तो भी फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो तू एक बार फिर से प्रिपेयर कर सकता है, यू कैन टेक अ चांस वन अगेन। फिर मैंने एक बार फिर से तैयारी स्टार्ट की और मैंने फिर जयपुर ही गया। अब मेरे को पता था कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाई करते हैं, मैं ऑनलाइन पढ़ाई करने में कंफर्टेबल था, तो मैंने मेरी स्टडी ऑनलाइन ही जारी रखी, क्योंकि इतना पैसा नहीं था कि वापस बार बार कोचिंग में भरा जा सके। मैं एलन में पहली बार 1,30,000 भर चुका था और उसका मेरे को बहुत रिग्रेट रहता है कि मैं ओनली 3 महीने वहाँ पे गया और मेरा जितना भी पैसा था, जो भी मैंने फीस भरी थी वहाँ पे, वो सब वेस्ट गई। उसके बाद मैंने फिर से तैयारी शुरू की। जब फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा कंप्लीट होने को आया था तब तक मैंने 11th का सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया था और 12th का मेरा सिलेबस अब स्टार्ट होने जा रहा था। इसका एक रीज़न ये भी है कि जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तब तक अलग पांडे सर के 11th के लेक्चर्स ही यूट्यूब पे अवेलेबल थे। 12th के लेक्चर्स उन्होंने बनाए नहीं थे, उन्होंने अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किए थे। और जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी शुरू की तभी उन्होंने ये बनाने शुरू किए थे। तो उनके साथ साथ मैंने वो वीडियो लेक्चर्स बनाते गए और मैं उनके वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करते करते मैंने 12th के सिलेबस को लगभग 70 से 80% कंप्लीट किया। लेकिन जब मैंने पूरे साल अच्छे से तैयारी की, इसमें मैंने किया ये कि मैं यूट्यूब से मेरी पढ़ाई कर रहा था और साथ में मैंने एलन डीएलपी को ज्वाइन कर रखा था ताकि मैं मॉक टेस्ट दे सकूं, उसका एनालिसिस कर सकूं। शुरुआत में जितने भी टेस्ट थे वो ऑफलाइन लग रहे थे जयपुर में, और मैं वहाँ पे हर संडे मेरे मॉक टेस्ट को देने जाता था, उनको वापस एनालाइज करता था कि मैंने क्या मिस्टेक्स किए, और इस तरीके से धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करता गया। लेकिन फाइनली ये हो गया कि जैसे ही नीट पास आने वाला था कोविड शुरू हो गया और सारे लॉकडाउन की वजह से कोचिंग तो बंद हो ही गए थे, स्कूल्स बंद हो गए थे, तो जितना भी डीएलपी का था वो बंद हो गया, सारे टेस्ट ऑनलाइन होने लगे। इसी के साथ में मैं जिस हॉस्टल में रह रहा था तो वो हॉस्टल भी बंद होने वाला था, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि बच्चों को कोई कोविड हो जाए। इस वजह से हमको ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि अब हम सबको हमारे घर जाना पड़ेगा।
मैं एक ऐसा लड़का हूँ कि मेरे से घर पे पढ़ाई नहीं होती है। इसका रीज़न ये है कि 6 से 12 तक मैंने हॉस्टल में पढ़ाई की है, क्योंकि मैं एक जेएनवी स्टूडेंट हूँ। मैंने नवोदय से मेरी पढ़ाई की थी। घर पे मतलब बिल्कुल पढ़ने का मन ही नहीं होता था। अब मेरे को ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि अब अगर मैं इस कोविड के टाइम में मेरे घर जाता हूँ, तो मेरे जो 6-7 महीने की पढ़ाई मैंने की हुई है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, और मेरा जो आज तक मैंने जितने भी एफ़र्ट्स लगाए हैं, वो सब बिल्कुल नील हो जाने हैं। तो मैंने मेरे फ्रेंड से बात की कि अगर तू कंफर्टेबल हो तो मैं तेरे को जॉइन करना चाहूँगा, मैं तेरे साथ तेरे घर चलना चाहूँगा, ताकि मैं वहाँ रह के तेरे साथ पढ़ाई कर सकूँ। तो उसने मतलब बिना कुछ सोचे समझे उसने कहा दिया कि चल तू मेरे साथ चल, तू मेरे घर पे रह के अपनी नीट की तैयारी स्टार्ट करना। मैं 4 महीने तक उसी के घर पे रहा, उसके घर पे मैंने नीट की तैयारी शुरू की। उसके पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया। उसके पेरेंट्स जिस तरीके से उसका सोचते थे, उसके लिए जो काम करते थे, वही मेरे लिए करते थे, और मैं उसके घर पे ही 4 महीने तक मेरी पढ़ाई करता रहा। उसके बाद लास्ट का जब नीट आगे से आगे पोस्टपोन होता जा रहा था, 3-4 बार पोस्टपोन हो चुका था, तब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इंसिस्ट किया कि अब तू घर आ जा, क्योंकि नीट का पता नहीं कब होने वाला है आगे। और मैं ना चाहते हुए भी मेरे को घर जाना पड़ा। और घर जाने के बाद जो जिस चीज़ का मेरे को डर था, वही हुआ कि मैं लास्ट के मंथ में बिल्कुल रिवीजन नहीं कर पाया, घर पे मैं पढ़ ही नहीं पाया। और फिर भी मेरे को पता था कि अब जब तैयारी थोड़ी बहुत की है, तो मेरे को नीट का एग्ज़ाम दे देना चाहिए। जो दूसरी बार मैंने नीट दिया था, वो बीकानेर सेंटर था मेरा, मैंने वहीं पे नीट दिया था। और नीट देने के बाद जब मैंने मेरा पेपर मैच किया, तब मेरे मार्क्स आ रहे थे 600। लेकिन वो मैंने ऐसे यूट्यूब से मैच किया था, और मैंने सबको बता दिया कि मेरे 600 मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद जब मैंने ऑफिशियल आंसर की से मैच किया, तो मेरे मार्क्स 570 हो रहे थे। इससे मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मतलब मेरे मार्क्स इतने डाउन हो गए। मतलब आपके 30 मार्क्स कट गए, मतलब आप कई लोगों से उस रेस में पीछे आ गए। नहीं तो एक मोटिवेशन बना रहता है कि आप 600 तक है, तो थोड़े नंबर और ले आएंगे, शायद आपका हो भी सकता है। इस तरीके से जब मेरे 570 मार्क्स आ गए, मेरा सिलेक्शन अब भी नहीं हो रहा था। और ये है कि मेरा BDS BMS वगैरह में सिलेक्शन हो सकता था। और जब मैंने नीट के रिज़ल्ट के बाद मैंने जब उनको कहा कि मेरे को फिर से तैयारी करनी है, क्योंकि मैं जो एम्स का मेरा ड्रीम था उसे छोड़ना नहीं चाहता था। मैं जानता था कि एम्स में फ़ीस बहुत कम लगती है। अगर मैं एम्स में जाता हूँ, तो मेरे पेरेंट्स को आगे मेरी फ़ीस का सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बाकी कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस 50K या 1 लाख के आसपास होती है पर ईयर। और मैं ये भी जानता था कि मेरे पेरेंट्स इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हर साल जब मैं उनसे इतने पैसे मांगूंगा, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने उनको फिर से एक बार बोला कि मैं एक बार फिर कोचिंग करना चाहूँगा, मैं फिर से तैयारी करना चाहता हूँ यूट्यूब से। इस टाइम पे मेरे जो फादर थे, उन्होंने मेरे को डिनाई कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि अब हम तेरे को जयपुर नहीं भेजेंगे, अब तू एक बार फिर से तैयारी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम तू वैसे ही दे चुका है। और इससे अच्छा है कि तू इस चीज़ को छोड़ दे, या फिर अगर तेरा मन है तो BDS ले ले, वरना छोड़ इस चीज़ को। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि मैं एम्स में जाना चाहता था, मेरा मतलब ड्रीम कॉलेज था कि मैं एम्स में जाके अपनी MBBS पूरी करूं। तो मैं अब इस चीज़ को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि अब मैं आधे रास्ते आ चुका था। एटलीस्ट अब मैं T=0 पे नहीं था, मैं अब कुछ लोगों से आगे था में। अब मैं जानता था कि अगर मैं थोड़े से भी एफर्ट्स और पुटअप करता हूँ, तो मैं मेरी रैंक इम्प्रूव कर दूंगा और मैं एम्स में जा सकता हूँ। मेरे फादर के मना करने के बाद भी मैं जयपुर चला गया। वो मेरे को लास्ट तक रोकते रहे कि मैं तेरे को सपोर्ट नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मेरे जो भैया है बड़े और मेरी जो मम्मी है, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। वो ये कह रहे थे कि मतलब तू पढ़ा लिखा है, तू जानता है, और तू ये भी पता है कि तेरे लिए क्या सही है। उन्होंने जब मेरे को सपोर्ट किया, तो मेरे अंदर हिम्मत बनी और मैं फिर से जयपुर आ गया मेरी तैयारी शुरू करने के लिए। तो सेकेंड अटेम्प्ट के बाद मैंने मेरी तैयारी फिर से शुरू की जयपुर में आके, और इस बार मैंने मेरा हॉस्टल चेंज कर दिया था, क्योंकि मेरे पापा ये कह रहे थे कि अब उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पर मंथ 7K मेरे हॉस्टल में दे सके। इसलिए मैंने मेरे समाज का हॉस्टल ज्वाइन किया और वहाँ पे रह के मेरी पढ़ाई शुरू की। अब समाज के हॉस्टल में प्रॉब्लम ये था कि मैं नीट की प्रिपरेशन करने वाला अकेला था, बाकी सभी टीचर के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मतलब ऐसा था कि हॉस्टल में थोड़ा माहौल नहीं बन रहा था। तो फिर मैं अब जानता था कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, इस बार कोई रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अगली बार कोई मौका भी नहीं मिलने वाला है। वैसे ही मैं घर से जिद करके आया था। मैंने मेरे पास में एक लाइब्रेरी थी, उसको ज्वाइन किया, और वहाँ पे जाके ही मैं हमेशा पढ़ाई करता था। जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया, तो ये तो फिक्स था कि अब मेरे को वहाँ जाके ही पढ़ना है। मेरे साथ जो रीट की तैयारी करते थे, जो टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, वो लोग भी मेरे साथ चलते थे और हम सब साथ मिलके ही पढ़ते थे। हालांकि उनका सिलेबस अलग था। इस तरीके से मैं
तैयारी करता गया और मेरा सिलेबस लगभग पूरा हो गया था। इस थर्ड अटेम्प्ट में मैंने जेईई मेन के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट किया ताकि थोड़ा फिजिक्स में एक्स्ट्रा एज मिले, बिकॉज मेरा फिजिक्स बहुत वीक था और मैं नहीं चाहता था कि मैं फिजिक्स की वजह से किसी भी हाल में पीछे रहूँ। मैंने जेईई मेन के जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, मेरे से होते नहीं थे कि मैं खुद सॉल्व कर लूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पे लेक्चर्स, मतलब यूट्यूब पे जेईई मेन के सॉल्यूशन मिलते थे तो उनको देख के मैं सॉल्व करता था। एटलीस्ट मैं उसका मेथड सीखता था कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस तरीके से मैंने जेईई मेन के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। और रोटेशनल मोशन वगैरह इनके नहीं किए थे क्योंकि ये चैप्टर मेरे को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टफ लगते थे, तो मैं और ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना चाहता था। लेकिन फिर फाइनली ये हुआ कि जैसे ही नीट आने वाला था फिर से कोविड आ गया था। लेकिन इस बार मैं जानता था कि मेरी पिछली बार क्या गलती रह गई थी। मैंने इस बार बिना रिस्क लिए मेरे रिलेटिव के घर पे चला गया और नीट वहाँ पे रह के मैंने 3 महीने तक नीट की पढ़ाई की। अब वहाँ पे ये था कि जो ऑफलाइन सेंटर्स थे वो तो सब बंद हो चुके थे कोविड की वजह से फिर से, तो मैं ऑनलाइन उनके, मेरे भैया थे उनके लैपटॉप से मैं जो पेपर्स थे वो अटेम्प्ट करता था फिजिक्स वाला टेस्ट सीरीज़ के। और लास्ट के मंथ में मैं वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था क्योंकि वो ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड होते थे। मैं जानता था कि अगर हाई लेवल के टेस्ट सीरीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो डिमोटिवेशन हो सकता है, और मैं उससे बचने के लिए फिजिक्स वाला टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करता था। हर टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद उसका एनालिसिस भी प्रॉपर तरीके से करता था। लेकिन अब जैसे ही 3 महीने हो गए थे, अब थोड़ा कोविड कम होने लगा था, तो मेरे को लगा कि अब वापस जगह चेंज करनी चाहिए क्योंकि एक ही जगह पे ज़्यादा दिन पढ़ने से वही है, थोड़ा सा जो पढ़ने की स्ट्रेंथ होती है, जो मन होता है वो कम होने लगता है। तो फिर मैं फिर से जयपुर चला गया। अब 1 मंथ लास्ट का बचा था, नीट होने वाला था। उसके बाद मैं जयपुर गया, फिर से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की और 1 मंथ लास्ट में रह के मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई की। बिना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए हुए मैंने मतलब पूरा रिवीजन कंप्लीट किया। जितने भी मैंने फॉर्मूला शीट्स बनाए थे उनको रिवाइज किया, अपनी जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी थी उसको अच्छे से रिवाइज किया। और इस तरीके से मेरा जो तीसरा बार जो अटेम्प्ट था उसका सेंटर भी जयपुर था। मैंने मेरा तीसरा अटेम्प्ट दिया। अटेम्प्ट देके मैं बाहर निकला, मेरे को इतना पता था कि शायद मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी उम्मीद थी। उसके बाद जब मैंने आंसर की से पेपर मिलाया, इस बार मैंने किसी भी यूट्यूब चैनल से ऐसे बिना जो ऑथेंटिक ना हो उससे कोई आंसर की मैच नहीं की। मैंने थोड़ा वेट किया और जब ऑथेंटिक आंसर की आई मैंने उससे मैच किया, तब मेरे मार्क्स 676 आउट ऑफ 720 बने। और ये मार्क्स मैंने मेरे घर पे बताए तो बहुत खुश हुए सभी लोग। उसके बाद भी हमने रिज़ल्ट का वेट किया कि एक बार रिज़ल्ट आने देते हैं, क्योंकि पिछली बार जो ट्रेजेडी हुई थी कि मार्क्स घट गए थे, वो उसका डर बना हुआ अभी भी था। लेकिन जब फाइनली रिज़ल्ट आ गया, जब मेरे मार्क्स उसमें भी 676 थे, मेरे भैया बहुत खुश हुए, मेरे पापा खुश हुए, हमने सेलिब्रेट किया। और पापा ये कहने लगे कि अच्छा हुआ कि तू जिद करके मतलब चला गया जयपुर, नहीं तो ये जो तू आज सेलेक्ट हुआ है शायद वो नहीं हो पाता। और फिर तेरे को मतलब ये है कि मतलब लाइफ टाइम रिग्रेट रहता कि जो करना चाहता था वो नहीं हुआ। और वास्तव में होता भी ऐसा ही है कि जैसे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपने 1 ड्रॉप लिया, 2 ड्रॉप लिया, और आप अनफॉर्चुनेटली अगर आप क्रैक नहीं कर पाते हो नीट को और आप अगर इसे छोड़ देते हो, तो आप लाइफ में कभी आगे कुछ भी काम करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। आपको हमेशा ये रियलाइज़ होगा कि एक एग्ज़ाम जिसे मैं क्रैक नहीं कर पाया, शायद इस वजह से आप जो प्रेजेंट में काम कर रहे हो उसकी डेडिकेशन, उसकी स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे कम होने लगी। मैं ऐसा बिल्कुल मेरी लाइफ में नहीं चाहता था, इसलिए मैंने लास्ट में भी अटेम्प्ट दिया। और फाइनली ये है कि काउंसलिंग के बाद मेरे को एम्स जोधपुर अलॉट हो गया। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एम्स जोधपुर में हूँ, क्योंकि ये अब इंडिया का 2nd बेस्ट एम्स है आफ्टर एम्स दिल्ली। और मुझे मैंने डिसीजन दिया था उस पर भी बहुत खुशी होती है कि अच्छा हुआ उस टाइम मैं ज़बरदस्ती जयपुर आ गया, मैंने मेरी तैयारी शुरू की। फाइनली आज का टाइम ऐसा है कि धीरे धीरे लाइफ का जो स्टैंडर्ड है, जो जीने का तरीका है वो बदल रहा है। इसमें कुछ धीरे धीरे सुधार हो रहे हैं और उम्मीद यही है कि अब ये धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके लिए एक मोटिवेशन बन सके। अगर कोई अपनी तैयारी छोड़ने वाला है तो वो एटलीस्ट अपनी तैयारी न छोड़े और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सके। थैंक यू।